दोस्तों, कारमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच में स्थित एक आभासी सीमा है जिसे आमतौर पर समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां सच में कोई रेखा है, बस इसे मनुष्यों द्वारा अपनी सुविधा के लिए कल्पित किया गया है। कारमन रेखा क्षेत्र में पृथ्वी का वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि पारंपरिक विमान यहां उड़ नहीं पाएंगे, बल्कि इस रेखा के करीब जाने या इससे भी और ऊपर जाने के लिए हमें शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि कारमन रेखा से ऊपर के क्षेत्र को बाहरी अंतरिक्ष भी माना जा सकता है। इस रेखा को सबसे पहले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन द्वारा फतेह किया गया था। यानी यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने यह कारनामा 12 अप्रैल वर्ष 1961 में किया था। हालांकि भले ही इंसानी प्रजाति में वो कारमन रेखा के ऊपर जाने वाले पहले शख्स थे, किंतु कई प्रकार के जीव जंतु उनसे बहुत पहले ही इस काम को अंजाम दे चुके थे। ये और बात है कि उन जीवों ने ऐसा अपने दम पर नहीं बल्कि मानवों के दम पर ही किया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंसानों से पहले कारमन रेखा के ऊपर जाने वाले जीवों के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, ये दिन था 20 फरवरी वर्ष 1947 का और इस दिन पहली बार कोई जीव अंतरिक्ष में जाने वाला था। वैज्ञानिकों ने इस काम के लिए एक ऐसे जीव को चुना जो इंसानों के आसपास भी रहता हो, साथ ही वो हल्का हो और उड़ना भी जानता हो, ताकि रॉकेट से लगने वाले धक्के उस जीव को चोटिल ना कर पाएं। और वैज्ञानिकों ने चुना मक्खियों को। जी हाँ, हम में से अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जीव मक्खियाँ थी। ये मक्खियाँ, जिन्हें फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, काफ़ी छोटे आकार की होती हैं और आमतौर पर फलों के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से ही ये तय कर लिया था कि वो सबसे पहले मक्खियों को ही अंतरिक्ष में भेजेंगे। एक तो मक्खियों और मानवों के डीएनए में कुछ समानता होती है, दूसरा मक्खियाँ ऐसी बहुत सारी बीमारियों की वाहक होती हैं जो बीमारी इंसानों में फैलती है। यानी मक्खियों का हमसे बड़ा ही करीब का रिश्ता है। यदि मक्खियाँ अंतरिक्ष से सुरक्षित लौट आती हैं तो संभावना है कि हम इंसान भी अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुँच सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने करीब 100 हट्टी कट्टी मक्खियाँ पकड़ी और एक V2 रॉकेट में रखकर उन्हें अंतरिक्ष में भेज दिया गया। ये मक्खियाँ अंतरिक्ष में लगभग 107 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई, यानी कारमन रेखा से भी 7 किलोमीटर और अधिक ऊंचाई पर। और इन मक्खियों ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीव के नाम पर सुर्खियाँ बटोर ली। मक्खियाँ न सिर्फ अंतरिक्ष में गई बल्कि उनकी पृथ्वी पर वापसी यानी लैंडिंग भी सकुशल हो गई। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन मक्खियों को ये भी पता होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी सफलता पाई है। हाँ, उनकी सफल वापसी के बाद वैज्ञानिक बेहद उत्साह से भर गए। उत्साही वैज्ञानिक तुरंत उन मक्खियों को लेकर प्रयोगशाला में गए और सभी मक्खियों की जांच की। वैज्ञानिकों का उत्साह तब और भी बढ़ गया जब उन्होंने पाया कि सारी की सारी मक्खियां बिल्कुल स्वस्थ थी। वैज्ञानिकों द्वारा अगले कुछ दिनों तक इन मक्खियों की गहन जांच की जाती रही और उस जांच से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि उन मक्खियों में अंतरिक्ष की सैर का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान भी अंतरिक्ष में जा सकेंगे। किंतु इंसानों पर जोखिम उठाने से पहले कुछ और जीवों के साथ परीक्षण किए जाने की आवश्यकता थी। वैसे भी मक्खियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने के बाद वैज्ञानिकों में विभिन्न प्रकार के जीव अंतरिक्ष में भेजने की होड़ सी मच गई थी। 14 जून वर्ष 1949 को रीसस मकाक उपप्रजाति का एक बंदर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला दूसरा और स्तनधारी प्रजाति का पहला जीव बना। बंदर निश्चित रूप से मक्खियों की बजाय इंसानों से कहीं अधिक करीब का रिश्ता रखते हैं, इसलिए एक बंदर की अंतरिक्ष में सफल सैर हमारे लिए बड़ी ही आवश्यक थी। इस बंदर का नाम अल्बर्ट द्वितीय था। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि द्वितीय क्यों, प्रथम क्यों नहीं। दरअसल अल्बर्ट प्रथम को इससे ठीक 1 वर्ष पहले 18 जून 1948 को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंसानों के सभी प्रयास कामयाब हो ये जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही अल्बर्ट प्रथम का अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ तो उस बेचारे को श्वसन देने वाली मशीनों की प्रणाली में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से वो जैसे ही हवा में 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पहुंचा, ऑक्सीजन की कमी के चलते अल्बर्ट प्रथम बेहोश हो गया। उस बेचारे को पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उससे भी बड़ी समस्या तब आई जब अल्बर्ट प्रथम का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 60 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा तो रॉकेट का एक वाल्व खराब हो गया और रॉकेट वापस नीचे पृथ्वी पर गिरने लगा। मतलब बेहोश हो चुका अल्बर्ट प्रथम अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच ही नहीं पाया। सबसे बड़ी दुर्घटना उस मासूम बंदर के साथ तब घटी जब अंतरिक्ष यान के पृथ्वी पर गिरते समय
अंतरिक्ष यान के पैराशूट ने भी काम नहीं किया और अंतरिक्ष यान तेजी से पृथ्वी से आ टकराया, जिस वजह से अल्बर्ट प्रथम का शरीर जलकर राख बन गया। हालांकि ऑक्सीजन प्रणाली के काम न करने के कारण वो मासूम अंतरिक्ष यान के विस्फोटित होने से पहले ही मारा गया होगा और उसे जलने की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ी होगी। मानवों के प्रयोगों में मासूम जानवरों को हमेशा ही निशाना बनाया जाता है। हमें अल्बर्ट प्रथम की मृत्यु पर थोड़ा अफसोस तो जताना ही चाहिए। हालांकि आपको और अधिक दुखी करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि अल्बर्ट द्वितीय के मिशन में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ियां हुई। अल्बर्ट द्वितीय का अंतरिक्ष यान न्यू मैक्सिको से लॉन्च हुआ था और यह अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक कार्मन रेखा को पार करते हुए अंतरिक्ष में भी पहुंच गया और इस तरह से अल्बर्ट द्वितीय पहला बंदर बन गया जो अंतरिक्ष को छूकर वापस आ रहा था। परंतु जब अल्बर्ट द्वितीय का यान पृथ्वी पर लैंड होने वाला था तो पैराशूट एक बार फिर से विफल हो गया, जिस कारण से अंतरिक्ष यान जोरों से जमीन से टकराते हुए धूं धूं करके जलने लगा। बाद में अंतरिक्ष यान से मिले डाटा से यह स्पष्ट हो गया कि अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से टकराने से पहले तक अल्बर्ट द्वितीय जिंदा था, यानी उस बेचारे को जलने की पीड़ा सहन करनी पड़ी और उसी पीड़ा ने उसकी जान ले ली। वाह रे जालिम इंसान, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापने का शौक तुझे है और तेरा शौक पूरा करने के लिए जान उन मासूमों को गंवानी पड़ रही है जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें कहां और किस ओर भेजा जा रहा है। वैसे दुनिया में कितने ही अपराधी किस्म के लोग हैं, बलात्कारी, हत्यारे, आतंकवादी। इस तरह के प्रयोगों में इन अपराधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हें कुर्सियों से बांधकर बिना ऑक्सीजन के ही अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। देखते हैं ससुरे कितने देर तक जीवित रहते हैं। भाई मासूम जीवों की हत्याएं तो कम से कम रुकेगी ना और समाज से थोड़ी गंदगी भी साफ होगी। खैर ये मेरे निजी विचार है, इस बाबत आपका क्या सोचना है ये कमेंट करके जरूर बताएं। अल्बर्ट द्वितीय की मौत के बाद अल्बर्ट तृतीय और चतुर्थ का भी क्रमशः यही हाल हुआ। अल्बर्ट तृतीय का अंतरिक्ष यान कार्मन रेखा को पार करने से पहले ही किसी तकनीकी खराबी का शिकार होकर विस्फोटित हो गया। वहीं अल्बर्ट चतुर्थ कार्बन रेखा तो पार कर गया, परंतु लैंडिंग के समय होने वाली गड़बड़ी ने उसकी भी जान ले ली। मतलब अल्बर्ट चतुर्थ अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा स्तनधारी जीव बन गया। ये और बात है कि उसने भी ये उपाधि मरणोपरांत हासिल की थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक अभी तक मक्खियों के अतिरिक्त किसी ऐसे जीव को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाए थे जो जीव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से वापस भी आया हो। इसके बाद वैज्ञानिकों को लगा कि शायद बंदर उनके लिए भाग्यशाली साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक चूहे को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया। मजे की बात यह थी कि इस चूहे को भी अल्बर्ट ही नाम दे दिया गया। समझ में नहीं आता कि इस नाम में ऐसा क्या खास था। दरअसल अब तक वैज्ञानिकों ने किसी स्तनधारी जीव को अंतरिक्ष में पहुंचाने के मिशन का नाम ही अल्बर्ट रख दिया था, लेकिन दिक्कत की बात यह रही कि अपनी पिछली उड़ानों की ही तरह अल्बर्ट पंचम की उड़ान भी विफल ही साबित हुई। अल्बर्ट पंचम ने कार्बन रेखा तो पार कर ली थी, लेकिन दुर्घटना एक बार फिर से लैंडिंग के दौरान ही हुई और अंतरिक्ष यान में बैठे चूहे भाई साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्बर्ट उड़ान कामयाब नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को जीव बदलने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ये नाम बदलने की आवश्यकता थी। हालांकि इन सभी जीवों के बलिदानों ने वैज्ञानिकों को और बेहतर समझ दी। इंसान हर विफलता से कुछ न कुछ सीखता अवश्य है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा भी होता है। एक और बात जो शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो ये कि अभी तक इन सभी मिशनों को अंजाम देने वाला देश अमेरिका था, लेकिन अब एक अन्य खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, जो था सोवियत संघ या कह लीजिए रूस। रूस ने अमेरिका की गलतियों से उतना सबक लिया जितना कि अमेरिका ने खुद भी नहीं लिया होगा। रूस जान गया कि सबसे अधिक समस्या लैंडिंग में ही होती है, इसलिए रूस ने लैंडिंग को सुरक्षित बनाने में दिन रात एक कर दिए। लेकिन क्या रूस लैंडिंग को सुरक्षित करने में सफल हो पाया वो बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि रूस के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। 22 जुलाई वर्ष 1951 को रूस ने दो प्यारे प्यारे कुत्ते जिनका नाम साइगन और डेजिक था को अपने अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा। इस यान को R-13A1 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको यही डर सता रहा होगा कि पता नहीं वो मासूम कुत्ते भी सुरक्षित वापस आ पाए या नहीं। इन मासूम चेहरों की फिक्र भला किसे नहीं हो सकती। लेकिन चिंता मत कीजिए, सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान अमेरिका से कहीं अधिक उन्नत था। यही वजह रही कि रूस ने अपने कुत्तों को बिना एक भी खरोंच दिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया भी और वापस लैंड भी कराया। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने के बाद ये दोनों ही कुत्ते बड़े ही खुश थे और स्वस्थ थे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि अपने पहले ही मिशन में रूस को बहुत बड़ी सफलता मिली। अमेरिका जहां अभी तक मक्खियों तक ही पहुंच पाया था, वहीं रूस सीधे कुत्तों को अंतरिक्ष की सैर करवा लाया। हालांकि डेजिक कुत्ते को एक अन्य मादा कुत्ते लीजा के साथ अगले ही सप्ताह एक बार फिर से अंतरिक्ष में भेजा गया और
इस बार लैंडिंग के वक्त रूसी अंतरिक्षयान में भी गड़बड़ी हो गई, किंतु अंतरिक्षयान के आग पकड़ने से ठीक पहले डेजी को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि लीजा इस हादसे में मारी गई। दोस्तों, लीजा के बाद कुत्तों द्वारा अंतरिक्ष में इतनी अधिक यात्राएं की गई कि सबका व्याख्यान करना तो संभव नहीं रहेगा। वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1957 तक कुल 17 ऐसी उड़ानें अंतरिक्ष की ओर कामयाबी से भरी गई जिनमें कुत्ते सवार थे, और इन उड़ानों के जरिए विभिन्न नस्लों के 23 कुत्ते अंतरिक्ष में भेजे गए। हालांकि इन सभी कुत्तों ने कार्बन रेखा को ही पार किया था, और जिस स्थान पर कार्बन रेखा है उस स्थान तक पहुंचने पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त नहीं होता। यानी अभी तक ये मिशन ठीक वैसे ही थे जैसे आप आसमान की तरफ एक गेंद उछालते हैं तो वो गेंद खुद ब खुद नीचे आ गिरती है। लेकिन मान लो कि आप उस गेंद को इतनी जोरों से फेंके कि वो गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ही बाहर निकल जाए, तो आपके पास अब उस गेंद को वापस पृथ्वी पर लौटा कर लाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और वैज्ञानिक अब इस चुनौतीपूर्ण कार्य को ही करके देखना चाहते थे। रूसी वैज्ञानिकों ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया, और फिर शुरू होती है संसार की सबसे दुख भरी कहानियों में से एक कहानी। यदि आप काफी नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दे, क्योंकि आगे की कहानी आपको दुखी और विचलित कर सकती है। ये कहानी है लाइका नामक एक मादा कुत्ते की। लाइका एक स्ट्रीट डॉग यानी गलियों में घूमने वाली आवारा मादा कुत्ता थी। वो बेहद दुबली पतली थी, उसका वजन मात्र 6 किलोग्राम था। सोवियत संघ ने लाइका को 3 नवंबर वर्ष 1957 को अंतरिक्ष में भेजा। शुरुआत में जो योजना बनी उसके अनुसार लाइका को पृथ्वी की कक्षा का चक्कर कटवाकर वापस पृथ्वी पर ही लौटना था, परंतु धरती पर वापस लौट सकने की क्षमता वाला अंतरिक्षयान बनाने के लिए रूसी वैज्ञानिकों को और अधिक समय चाहिए था। वहीं रूसी सरकार ये चाहती थी कि ये रॉकेट 3 नवंबर के दिन ही लॉन्च हो, क्योंकि इस रोज बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती थी। बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1917 में हुई इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था। समय की कमी के कारण रूसी वैज्ञानिक ऐसा अंतरिक्षयान नहीं बना पाए जो वापस पृथ्वी पर लौट सके, और लाइका को एक मृत्यु मिशन के लिए लॉन्च कर दिया गया। लाइका का अंतरिक्षयान, जिसका नाम स्पुतनिक 2 था, काफी छोटा था, और एक तंग स्थान पर रहने की आदत डालने के लिए लगातार कई सप्ताह तक बेचारी लाइका को बेहद छोटे पिंजरों में कैद करके रखा गया। लाइका को इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि उसका स्वभाव अन्य सभी कुत्तों से कहीं अधिक शांत था। वो ना बिना वजह भौंकती थी और सारा दिन चुपचाप एक ही स्थान पर बैठी रहती थी। हालांकि जिस समय स्पुतनिक 2 लॉन्च होने वाला था उस समय लाइका बेहद अधिक डर गई थी। उसके दिल की धड़कन सामान्य से 4 गुना अधिक तेज हो गई थी। वो सहमी हुई थी और बार बार इंसानों की ओर देखकर कूं कूं करते हुए मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन बेरहमों को रहम कहाँ। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि लाइका की देखभाल करने वाले डॉक्टरों की आंखें इस पूरे मंजर के दौरान आंसुओं से भरी हुई थी, किंतु कौन जाने की असलियत क्या थी। इंसान बेरहम होने के साथ साथ झूठा भी तो है। लाइका की मौत के बारे में ही अनेकों झूठ गढ़ दिए गए। शुरुआत में लाइका की मौत के कारणों को छुपा लिया गया था। कहा गया कि लाइका ने गलती से अंतरिक्षयान में रखी कुछ दवाइयां खा ली और उसी की वजह से वो मौत के आगोश में समा गई। बाद में यह भी कहा गया कि अंतरिक्षयान में रखी एक बैटरी विस्फोटित हो गई थी और इसी दुर्घटना के कारण लाइका मारी गई। परंतु वर्ष 1993 में रूस के स्पेस डॉग ट्रेनर और डॉक्टर ओलेग गजेंको ने लाइका की मौत का असल खुलासा किया। उनके अनुसार लाइका की मौत अंतरिक्षयान के बढ़ते तापमान के कारण हुई थी। उड़ान के 7 घंटों के भीतर ही लाइका मारी जा चुकी थी। चूंकि अंतरिक्षयान को जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से नहीं लगाई गई थी, जिस कारण से उड़ान भरते ही स्पुतनिक 2 लगातार गर्म होता चला गया। बढ़ती गर्मी ने शांत रहने वाली लाइका को भी पूरी तरह से बेचैन कर दिया। वैज्ञानिक अपने यंत्रों से लाइका की धड़कन को लगातार सुन रहे थे। शुरुआत में लाइका की धड़कन बेहद तेज होती रही और उसके बाद धीरे धीरे करके धीमी होती हुई उस मासूम की धड़कन गर्मी में झुलस जाने की वजह से शांत हो गई। भले ही आपको लाइका के साथ रूस के इस व्यवहार पर गुस्सा आ रहा हो, किंतु इस मिशन के बाद रूस अंतरिक्ष अनुसंधानों के मामलों में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया था। वैसे अमेरिका भी अपने मिशंस को लगातार आगे बढ़ाए जा रहा था। 13 दिसंबर वर्ष 1958 को गोर्डो नामक एक गिलहरी बंदर अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, जो कि वापस लौटते समय अंतरिक्षयान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से मारा
मारा भी गया। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अमेरिका और रूस अंतरिक्ष अनुसंधान कर रहे थे या वो जानवर मारो अभियान चला रहे थे। हालांकि वर्ष 1959 में अमेरिका ने 2 और बंदर अंतरिक्ष में भेजे और इस बार ये दोनों ही बंदर सही सलामत वापस धरती पर लौट आए। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद भी लगातार अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में अंतरिक्ष पर जीत हासिल करने की यह होड़ चलती रही, परंतु इस होड़ में स्पष्ट रूप से सोवियत संघ बेहद आगे था, क्योंकि अब तक रूस 4 कुत्ते, 2 खरगोश, 40 से अधिक चूहे और मक्खियों से भरे 15,000 अंतरिक्ष में भेजकर वापस भी ला चुका था। इतने सारे जीवों को रूस ने मात्र 3 अंतरिक्ष यानों द्वारा अंतरिक्ष में सैर करा दी थी। इन सभी मिशनों के बाद जब ऐसा लगने लगा कि रूस अंतरिक्ष की इस होड़ को जीत चुका है, तभी अमेरिका ने एक बड़ी छलांग लगाई। उसने 31 जनवरी वर्ष 1961 को मरकरी रेडस्टोन 2 नामक रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें सवार था हैम नामक एक चिंपांजी। शायद आपको लगा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है। जब कुत्ते, बंदर, खरगोश अंतरिक्ष में जा रहे थे तो एक चिंपांजी भी चला गया, लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है। चिंपांजी इंसानों के बाद पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और हैम, जो कि एक मादा चिंपांजी थी, सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं गई थी, बल्कि वो अंतरिक्ष यान को उड़ाकर खुद अंतरिक्ष में पहुंची थी। दरअसल अमेरिका लंबे समय से चिंपांजियों को अंतरिक्ष यान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था और इस ट्रेनिंग में हैम सबसे बेहतर निकली। उसने बेहद ही जल्द अंतरिक्ष यान के लीवर आदि को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसा भी उसे निर्देश दिया जाता वो ठीक वैसा ही करती और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हैम ने खुद अंतरिक्ष यान उड़ाया और अंतरिक्ष में जा पहुंची। इसका मतलब है कि हैम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पायलट थी। हालांकि अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर बार निर्देशों का सही पालन करने वाली हैम असल मिशन के दौरान थोड़ा घबरा गई थी। उसने बहुत अधिक तेज गति से अंतरिक्ष यान को चलाया, जिस कारण वैज्ञानिकों को लगा कि शायद हम हैम को खो देंगे, परंतु हैम ने जल्द ही खुद को संभाल लिया और यान की गति को धीमा कर दिया। हैम का यान अंतरिक्ष में 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा और फिर वापस पृथ्वी पर आ गया। सही समय पर पैराशूट खुले और हैम की लैंडिंग बिल्कुल सुरक्षित रही। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी जीवों को अंतरिक्ष में केवल इसीलिए भेजा जा रहा था ताकि हम एक दिन मानवों को भी अंतरिक्ष में भेज सकें, और ऐसे में हैम द्वारा खुद से उड़ान भरना अमेरिका की एक बेहद बड़ी सफलता थी। अब इस पूरी प्रतियोगिता में अमेरिका को रूस से आगे माना जाने लगा, किंतु रूस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। कुछ और जीवों को अंतरिक्ष में भेजकर 12 अप्रैल वर्ष 1961 को रूस ने इस पूरे मामले में बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि इस रोज पहला इंसान अंतरिक्ष में रूस द्वारा भेजा गया। यूरी गागरिन वो पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष में न सिर्फ गए बल्कि सुरक्षित वापस भी लौट आए। यूरी गागरिन की वो उड़ान मात्र 108 मिनट तक चली थी, किंतु उस उड़ान के पीछे मानवों द्वारा अर्जित किया गया पिछले 1.5 दशक के ज्ञान का सारा निचोड़ लगा हुआ था। हालांकि 5 मई वर्ष 1961 को अमेरिका ने भी अपने अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में भेजकर फिर से प्रतियोगिता में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने 6 अगस्त 1961 को एक और मिशन वोस्तोक 2 को अंजाम दिया। इस बार इस मिशन में गेरमेन टिटोव नामक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिन्होंने वापस पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी की 1 या 2 नहीं बल्कि 17 बार परिक्रमा की थी। यानी रूस निश्चित रूप से इस अंतरिक्ष प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। दूसरी ओर 29 नवंबर वर्ष 1961 को अमेरिका ने एक और चिंपांजी जिसका नाम एनोस था को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस धरती पर लौटना था। शुरुआत में यह तय हुआ कि एनोस धरती की 3 परिक्रमा करेगा, परंतु दूसरी परिक्रमा के दौरान ही अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, जिसके बाद एनोस को वापस लौट आने के निर्देश दे दिए गए। बुद्धिमान चिंपांजी ने ऐसा ही किया और सही सलामत पृथ्वी पर लौट आया। उसके बाद अमेरिका ने फिर से किसी वानर को अंतरिक्ष में नहीं भेजा। वैसे भी जब इंसानों को ही अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत हासिल कर ली गई थी तो जानवरों को भेजकर समय क्यों खराब करना। तो क्या अब अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की कवायद थम गई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसोस ये मामला थम नहीं रहा था, क्योंकि अब इस होड़ में कई देश और शामिल हो गए। फ्रांस ने वर्ष 1961 में कुछ चूहे अंतरिक्ष में भेजे जो सुरक्षित वापस आए। वर्ष 1967 में चीन द्वारा भी कुछ चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया और सकुशल वापस लाया गया। अर्जेंटीना द्वारा भी खरगोश की नस्ल के एक जीव को अंतरिक्ष में भेजा भी गया और वो भी बिल्कुल सही सलामत वापस आ गया। यानी अब इंसान अंतरिक्ष विज्ञान में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। जानवर ऊपर जा रहे थे और सही सलामत नीचे भी लौटकर आ रहे थे। धीरे धीरे वैज्ञानिक लंबे समय तक भी जीवों को अंतरिक्ष में छोड़कर देखने लगे। कुछ कुत्तों को महीनों तक अंतरिक्ष में रखा गया। इस दौरान उन्होंने जी भरकर खाया और अंतरिक्ष यानों में खूब सारी गंदगी भी मचाई, लेकिन 1-2 को छोड़कर वो
सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। दिसंबर 1966 को तो अमेरिका ने अपने एक अंतरिक्ष यान में मक्खियों, कुछ परजीवी, ततैये, मेंढक के अंडे, अमीबा, भृंग, कई तरह के बैक्टीरिया, कीड़े, विभिन्न प्रकार के पौधे, कुछ एकल कोशिकीय जीव आदि को एक साथ ही अंतरिक्ष में भेज दिया। यानी जो मिला उसे ही अंतरिक्ष यान में ठूस दिया गया। मुझे तो लगता है कि उस रोज यदि आप और मैं भी उस अंतरिक्ष यान के आसपास खड़े दिखाई देते तो वैज्ञानिक हमें भी उठाकर अंतरिक्ष यान में फेंक देते। दरअसल वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर किस जीव पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये सभी मिशन अलग अलग देशों द्वारा किए जा रहे थे। अब वो समय आ गया था जब धीरे धीरे रूस अंतरिक्ष की होड़ में पिछड़ने लगा था। माना जाता है कि रूस ने शुरुआत में हद से ज्यादा धन अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लगा दिया, जिस वजह से बाद में धन की कमी के कारण रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछड़ गए और वर्ष 1969 में अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला मानव भेजकर रूस को पूरी तरह से इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर, कुल मिलाकर अंतरिक्ष में गए इन जीवों ने मानवों के सपनों को बड़ी उड़ानें दी है। ये जीव, जिनमें से बहुतों की जान भी चली गई, का योगदान इंसानों की वर्तमान तरक्की में बेहद ही अधिक कहा जा सकता है। बिना इनके बलिदानों के हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। हालांकि ये और बात है कि मानव अंतरिक्ष यात्रियों को तो खूब सारा रुपया, पैसा और शोहरत मिलती है, जबकि इन मासूम जीवों से काम लेने के बाद इन्हें जीवन भर चिड़ियाघरों में कैद करके रखा गया। इसे इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।